नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी उपहार। मजिस्ट्रेट मधुर मिश्रा आदिवासी क्षेत्र की इस तहसील में प्रथम नियुक्ति पर आए हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ आकर वे परेशानियों से घिर गए हैं। पिछड़ेपन, अशिक्षा, अज्ञानता के साथ साथ गवाहों से परेशानी अलग। क्या गवाही देते हैं कठिनाई से समझ में आता है। साथ ही सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की मूसलाधार बारिश। सुबह तेज धूप थी, दोपहर में बादल, शाम को हवा ने वेग पकड़ा, रात तक झमाझम बरसात, उस पर बिजली गुल। क्रुद्ध मौसम के आसार परख अर्दली बैजू खाना बनाकर शाम को ही घर जा चुका है। मधुर की पत्नी निष्ठा प्रथम प्रसव के लिए इन दिनों मां के पास है, अतः खाना बैजू बनाता है। मधुर को निष्ठा की याद आई। वो होती तो मिलकर अंधेरे और अधड़ का सामना कर लेते। बगल में रहने वाले बीडीओ खान इस समय पिता के निधन पर सपरिवार कामटी गए हैं, वरना उनसे बातचीत कर कुछ संबल मिलता। खान साहब रात की चौकसी के लिए अर्दली को रख गए हैं, जो शाम से शराब पीकर असुर नींद में डूब जाता है। मधुर को लगा इस तरह अकेले वे अब तक न हुए थे। बस्ती से दूर अंग्रेजों के समय का यह विशाल बंगला है, जिसके एक हिस्से में मधुर रहते हैं, दूसरे हिस्से में खान। बंगले के सामने वाली दलान, जिसमें दोनों हिस्सों के प्रवेश द्वार खुलते हैं, बहुत बड़ी और कॉमन है। बंगले के सामने विशाल मैदान है, जिसमें वसंत पंचमी का मेला लगता है। इधर 1-1.5 माह से एक खानाबदोश परिवार इस मैदान में ठहरा हुआ है। परिवार का मुखिया बूढ़ा टेकरा मधुर के बंगले के आंगन में उन्नत खड़े पीपल के पेड़ से बकरी के लिए पत्तियां ले जाता है। मधुर को इन खानाबदोश का ख्याल आया। इस अधड़ पानी से कैसे जूझ रहे होंगे। वो दलान में खुलने वाली खिड़की पर आकर टोह लेने लगे। दोनों तंबू अंधेरे में गुम। बड़े तंबू में टेकरा, उसकी पत्नी, एक बेटी और छोटा बेटा रहता है। छोटे तंबू में टेकराम का बड़ा बेटा हेतराम, उसकी 18-19 साल की पत्नी सुभागी और 6-8 माह का बच्चा रहता है। हेतराम सुभागी से छोटा, बल्कि सुनहरी मूछें और सामने के एक आधे टूटे दांत के कारण गुलाम की तरह लगता है। बैजू बताता है, नहीं हुजूर, वो सुभागी से बड़ा है। उसकी कदकाठी मुलायम है, इसलिए छोटा लगता है। ये लोग हर साल यहाँ आते हैं, 1-2 महीना ठहर कर जाते हैं। पास में तालाब है, इतना बड़ा मैदान है, जगह इनको अच्छी लगती है, इनके खच्चरों को भी। मधुर हंस देते हैं। खच्चर? हाँ हुजूर, जब टेकाराम यहाँ से जाएगा तब देखिएगा, वो अपनी पूरी दुनिया 2 खच्चरों पर लाद देगा। कचहरी जाते हुए मधुर को खानाबदोश परिवार का कोई न कोई सदस्य तालाब के आसपास मिल जाता है। कभी टेकराम खच्चरों को पानी पिलाता है, कभी उसकी बुढ़िया कुछ धोती पछारती है, कभी सिर पर मिट्टी का घड़ा रखे हुए सुभागी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। मधुर झिझक कर मुंह फेर लेते हैं। बैजू आगे बताता है, ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बच्चे चुराते हैं, कपड़ा बर्तन चुराते हैं, कभी करतब दिखाएंगे, कभी गंडा तावीज, बाल काले करने की दवा, नामर्दी और बाजपन की दवा, कभी हंसिया खुरपी बेचते हैं। मधुर को याद आया कि रविवार को इन लोगों ने करतब दिखाए थे। खान और मधुर के परिवार के लिए बंगले से लाकर मैदान में कुर्सियां सजा दी गई थीं। 2 बांसों के बीच खूब तानकर बांधी गई रस्सी पर टेकराम की लड़की चल रही थी। टेकराम और हेतराम ढोलक ताशा बजाते हुए मुंह से जोश भरी आवाजें निकाल रहे थे। छोटा लड़का पलटियां खा रहा था। टेकराम ने बताया था कि ढोलक ताशा बजाकर ध्वनियां निकाल पलटियां खाकर कलाकारों में जोश, उत्साह, निर्भयता और स्फूर्ति भर जाती है, वातावरण बनाया जाता है। फिर हेतराम 20 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभे के अंतिम सिरे पर जा चढ़ा था और सिर पर पेट के बल लेटकर चक्री की तरह घूमने लगा था। हवाई ऊंचाई में घूमते हेतराम को सुभागी सांस रोककर देख रही थी। मधुर का ध्यान अनायास सुभागी की ओर चला गया था। सुभागी सुंदर है, हेतराम मवाली था। फिर हेतराम और पलटियां खाने वाले छोटे लड़के ने आग के छल्ले से आर पार कूदकर दिखाया था। मधुर विस्मित थे। इनमें इतना दैहिक संतुलन और आत्मविश्वास कहाँ से आता है, कहाँ से आती है जुझारू वृत्ति और श्रमशीलता। उस दिन उन्होंने जोखिम भरे कर्तव्यों को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, भूख से जोड़कर देखा था।
पेट के लिए लोग जान जोखिम में डालते हैं और बदले में उतना नहीं पाते जिससे इनकी आवश्यकता पूरी हो। वे करुण हो रहे थे, शायद इसलिए जब सुभागी घाघरा मटकाती बख्शीश के लिए आई तो उन्होंने 100 रुपये उत्साहित होकर दिए थे। अनुमान से अधिक बख्शीश देखकर वह बड़ी अदा से हंसी थी। आज इस अधड़ पानी में इन लोगों का पता नहीं क्या हाल होगा। इंद्रदेव लगता है जिद पर आ गए हैं। पता नहीं किसका छप्पर उड़ा होगा, किसका घर ढहा होगा। पशु पक्षी मरे होंगे, लोग भी। ये बंजारे क्या सुरक्षित होंगे? बकरी मिमियाने का स्वर उभरा। क्या टेकराम की बकरी है? बचाव के लिए दलान में चली आई। मधुर ने बिस्तर में रखी टॉर्च उठाई और खिड़की से रोशनी दलान में फेंक कर बकरी को पुचकारा। बकरी को अवलंबन का बोध हुआ। उसने मिमियाकर पुचकार का उत्तर दिया। तेज तिरछी बौछार से दलान गीला हो चुका था। बकरी एक कोने का सहारा लिए खड़ी थी। बकरी का यह हाल है तो उन खाना बदोशों का क्या हाल होगा? उन्होंने तंबू की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, जो वहां तक पहुंचने में सक्षम न हुई। सहसा बिजली कौंधी। मधुर ने देखा छोटा तंबू धराशायी हो चुका है और बड़े तंबू के खूटे रस्से हवा के प्रचंड वेग से अस्तित्व खो रहे हैं। तो जल्दी ही यह भी। क्या करना चाहिए? क्या टेकराम को आवाज दे कि ये कमरा खोल देता हूँ, रात भर को रह लो? पर पानी हवा के शोर में आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा है और पानी बहुत तेज है। वहां जाकर इन्हें बुलाया नहीं जा सकता। कुछ नहीं हो सकता। खिड़की बंद कर मधुर बिस्तर पर लेट गए। झपकी आने ही लगी थी कि लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बकरी ने धक्का दिया है या? बाबू दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा पानी में मर जाएगा। ये तो सुभागी है। मधुर ने बिना सोचे विचारे दरवाजा खोल दिया। बच्चे को गोदड़ी में लपेटे हुए सुभागी बिना अनुमति के भीतर घुस आई। तुम? टॉर्च के फोकस से सुभागी की आंखें तेज प्रकाश से झपक गईं। उसके बाल कंधों पर फैले हुए थे। वो सिर पर हरदम कपड़ा बांध कर रखती थी जो गीला हो गया था और उसने उतार दिया था। मधुर पहली बार सुभागी को समीप से देख रहे थे। क्या है? टेकराम कहाँ है? दिन में सब लोग देहात के बुधवारी हाट में सामान बेचने गए। अब तक पता नहीं। बच्चे को बुखार है। दोनों तंबू गिर गए। बाबू हम कहाँ जाएं? क्या करें? अकेली स्त्री को रखना ठीक होगा। चोरी करे, उन पर मोहिनी डाले, इज्जत खराब करने जैसा झूठा आरोप लगाकर पैसे ऐठे। इस जगह की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? सुभागी ने मानो उनकी दुविधा भाप ली। हम बकरे के पास ओसारे में रह जाते, पर बाबू ओसारा गीला है। वे साहस विहीन हो गए। मानो उनका चीरहरण किया जाना है। अकेली स्त्री, बच्चे को बुखार, इसे आश्रय न देना निष्ठुरता होगी। आ इधर। टॉर्च के प्रकाश में मार्ग प्रशस्त करते हुए मधुर ने सुभागी को अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। यहाँ बिस्तर के अलावा कुछ नहीं है। बिस्तर तो चुराना ले जाएगी। अब ये जाने और इसका बच्चा। वे सुभागी को अंधेरे के हवाले कर शयन कक्ष में आ गए। सोने की कोशिश करने लगे। बच्चे का रोना व्यवधान दे रहा था। वह खाना बदोशी युवती आज रात्रि जागरण कराएगी। उन्हें याद आया जब वे कचहरी चले जाते थे तब सुभागी कभी कभी निष्ठा के पास आ जाती थी। निष्ठा बताने लगती, सुभागी मस्त लड़की है। कहती है उसके पास बाल काले व घने करने की दवा है, नामर्द और बाजपन को दूर करने, गोरा बनाने, दाद खाजादी की दवा है। उसकी सास पहाड़ से जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती है और कूट छान कर दवा बनाती है। उसके पास ऐसे अभिमंत्रित गंडे तावीज हैं कि पहन लो तो कोई जंतर मंतर, टोना टोटका, भूत प्रेत असर नहीं डाल पाते। जानते हो मधुर, सुभागी कहती है वह इतनी सुंदर है कि उसके दल के कई लड़के उससे शादी करना चाहते थे, पर उसे हेतराम अच्छा लगता था। हैसियत अच्छी है, अपने खच्चर बकरी, लोहे के औजार बनाने और करतब दिखाने का हुनर, और क्या चाहिए। हे भगवान, इसकी जरूरतें कितनी कम है। कहती है कि उसे ये खुला मैदान और तालाब इतना अच्छा लगता है कि यहीं बस जाना चाहती है, पर एक जगह रहकर धंधा नहीं होता। मधुर इन बातों को अनसुना कर देते थे, पर आज सुभागी की उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। मानो मनोविज्ञान विचित्र होता है। चाह रहे थे कि सो जाएं, पर सुभागी की उपस्थिति से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। बच्चा अब भी रो रहा है, उसे बुखार है, कपड़े गीले होंगे, गीले कपड़े बुखार बढ़ा देंगे। वे उठे, पुराना तौलिया ढूंढा। सुभागी। हाँ बाबू। ले तौलिया, बच्चे के कपड़े गीले होंगे, उसे इसमें लपेट ले। हाँ बाबू, बोरा फटा हो तो दो, बिछा कर पड़ी रहूंगी। लड़की सभ्य है, बिस्तर पर नहीं बैठी, बैठ जाती तो आपत्ति न कर पाते। सुभागी को दरी दे अपने कमरे में आ गए। याद आया कपड़े सुभागी के भी गीले होंगे।
पर बार बार उसके पास जाना अशोभनीय लगेगा। निष्ठा की साड़ियां रखी हैं, पर कुर्ती घाघरा पहनने वाली साड़ी का प्रयोग क्या जाने। ठीक है, शरण दे दी है, इतना ही अधिक सहानुभूति पाकर मोहिनी न डालने लगे। क्या ये घुमंतु स्त्रियां सचमुच मोहिनी डालती हैं? आदमी को वश में करने की दवा है इनके पास। उफ, नींद तो आज नहीं आएगी, जबकि नींद आनी चाहिए। कल वक्त पर कचहरी पहुंचना होगा। उन्हें लग रहा है नोटिस नहीं ली, पर वे इस खाना बदोश परिवार पर ध्यान देते रहे हैं। जब से निष्ठा गई है, इनकी गतिविधियां देखना मनोरंजन का साधन बना हुआ है। सुभागी कपड़े का झूला बना उसमें बच्चे को सुला देती है। दिन भर के काम के बाद मैदान में छिटकी हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। पूरा परिवार मिलकर गरम लोहे को खुरपी हसिया कुल्हाड़ी की शक्ल देता है। हेतराम बच्चे को हवा में उछालता है जैसे उसमें जोश भर रहा हो। सुभागी हिंडोलियम के बर्तनों में भोजन बनाती है। कभी कभी हेतराम सुभागी को पीट देता है। वह ऊंचे स्वर में रोती है, पर गुलाम सा दिखने वाला हेतराम सुभागी जैसी सुंदर खाना बदोश युवती को क्यों पीटता है? नींद तो आज नहीं आएगी। मन बंजारा हो जाना चाहता है। सोचना नहीं चाहते, पर सोच रहे हैं कि सुभागी क्या कर रही होगी। सो गई होगी, डर नहीं रही होगी। वह अकेली और घर में अंधेरा, एकांत, एक पुरुष की मौजूदगी। बच्चा क्या सो गया? मानव मनोविज्ञान विचित्र होता है। वर्जनाएं लुभाती हैं। एकांत, अंधेरा, अधड़, सुभागी मिलकर मन को डवाडोल कर रहे हैं। लेकिन यह ख्याल अच्छा लग रहा है कि किसी कमरे के किसी कोने में एक रमणी मौजूद है। उन्होंने सुभागी को ध्यानपूर्वक नहीं देखा था, फिर भी याद रह गया कि उसके चिबुक पर 3 बुंदकियां गुदी हुई हैं, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। लंबे घने काले बाल, भीगी देह, थका उदास पस्त मासूम चेहरा। अचरज पर उन्हें लगा कि वे सुभागी की कामना पता नहीं कब से कर रहे हैं। जब से देखा है तब से, निष्ठा गई है तब से, सदियों से, ठीक इसी क्षण से वे अपने भीतर साहस भरने लगे। कोई ढोलक ताशा बजाकर उनमें जोश और स्फूर्ति भर दे। 150 थमा देंगे। बच्चे को डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला देंगे। खुश हो जाएगी। मौका है, फिर न होगा। मधुर उठे, पैरों में कंपन। अपने ही घर में चोरों सी सतर्कता से चलते हुए शर्म आई, पर वे नहीं रुके। सुभागी ने दरवाजा बंद न कर लिया हो। दरवाजा खुला था। तंबू में रहने वाली दरवाजे और सिटकनी का प्रयोग क्या जाने। क्या पता जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। वही मोहिनी डालने की कोशिश। दरवाजे पर ठिठके खड़े मधुर भीतर की गतिविधियों का अनुमान लगाने लगे। बच्चा कुनमुनाया और सुभागी का लाचार स्वर उन तक पहुंचा। जानती हूं तू भूखा है। मुझे ना दूध मिलता है ना अच्छा खाना। तेरा पेट कैसे भरूं? तो बच्चा सोया नहीं है। इच्छा हुई बिलौटे को उठाकर फेंक दें। वैसे बच्चे की कुशल क्षेम के बहाने बात कर सकते हैं। कुछ कहना चाहा तो कंठ रुद्ध हो गया। अंगूठे के दबाव से टॉर्च प्रकाशमान हो गया। देखा सुभागी दरी पर पलथी मारे बैठी है। बच्चा जोक की तरह चिपका हुआ दूध पी रहा है। दूध की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए गुस्से में जबड़े भींचकर कुनमुना रहा है। सुभागी प्रकाश के हमले से अचकचा गई। मधुर ने झटके से टॉर्च ऑफ कर दी। क्या करें? यहां आने का क्या कारण बताएं? बच्चा भूखा है सुभागी? नहीं जानते कैसे बोल पाए। हाँ बाबू। पानी के कारण चूल्हा नहीं जला, दाल ही बनाकर पिला देती। वे सुभागी को बच्चे से अलग कर दें। यह इस समय स्त्री नहीं, माँ है, सिर्फ माँ, लाचार माँ, जो अपने बच्चे की भूख शांत नहीं कर पा रही है। इस वक्त यह ममता में इतना डूबी है कि इसका स्पर्श करने का साहस उनमें नहीं है, इच्छा भी नहीं। वे सन्नाटे में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर अपने कमरे में लौट आए। दिल पूरी क्षमता से धड़क कर बैठने को था। दिल पर हाथ रखे हुए बिस्तर पर बैठ गए। न जाने क्यों निष्ठा का ख्याल आ गया। किसी भी दिन शुभ समाचार आ सकता है। सुभागी दूध पीते बच्चे की माँ है। निष्ठा माँ बनने वाली है। निष्ठा स्वस्थ शिशु को जन्म दे, इसलिए कितने उपाय किए गए हैं। निष्ठा पौष्टिक खाना खाए, सीढ़ियां न चढ़े, गिरने पड़ने से बचे, तनावग्रस्त न रहे, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़े ताकि गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और स्वस्थ, सुंदर व बुद्धिमान शिशु जन्मे। सुभागी इसके पास कुछ नहीं है। यह अपने बच्चे को ममता के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इसे ममता के दायरे से खींचकर अपनी कामना की पूर्ति करना अमानवीय चेष्टा होगी। ओह, मधुर मानो पूरी तरह चेत में आ गए। उन्होंने पाया वे दूध में शक्कर घोल रहे हैं। सुभागी, दूध लाया हूं, बच्चे को पिला दे। बच्चे तो तू पी जाना। तू दूध पीते बच्चे की माँ है, तुझे दूध की जरूरत है। टॉर्च के चमकीले वृत्त में कैद सुंदर डबडबाई आंखें कृतज्ञता से निहार रही थीं। ले कटोरा और चम्मच। झपट लिया।
यहाँ आने में डरी थी बाबू, बच्चे के कारण आई। तुम आसरा न देते तो बच्चा मर जाता। बाबू तुम भले आदमी हो, बेटे का मुंह देखो। ओह, क्या करने जा रहे थे? बच्चे की प्राण रक्षा के लिए अंधेरी रात में यह निपट अकेली लड़की पनाह मांगने आई है, और वे पनाह देने की मूल्य वसूली। ओह, दूसरे दिन मधुर कचहरी से लौटकर चाय पी रहे थे, तभी टेकराम आ गया। उसके हाथ में बहुत बड़ा तरबूज था। तरबूज को उनके पास रखकर कोहनी तक हाथ जोड़ अभिवादन करते हुए बोला, हुजूर, कल हवा पानी नदी नाला बह रहे थे, उसमें फंस रहे, आज लौटे। सुभागी बताई तंबू पसर गए थे, आप आसरा दिए। बच्चा मर जाता हुजूर, हाट से लाया हुजूर आपके लिए। नहीं, पर दिल न तोड़े हुजूर। मधुर समझ गए, टेकराम अपने परिवार के लिए तरबूज लाया होगा, सुभागी ने पनाह देने की बात कही होगी। उपकार के बदले उपहार देने को कुछ न रहा होगा तो तरबूज भेंट कर रहा है। ओह, संस्कार और सभ्यता इनमें भी है, विनय और सामाजिकता है, अनुग्रह और आग्रह है। सुभागी ने न चोरी की, न मोहिनी डाली, न ही इज्जत खराब करने जैसा आरोप लगा भयादोहन किया। उन्होंने प्रणाम कर लौट रहे टेकराम को पुकारा, टेकराम, मैं बैजू से तरबूज कटवा रहा हूँ, बच्चों को भेज दे, हम लोग मिलकर खाएंगे। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी उपहार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।